हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज में अगर आप देखें या एग्ज़ाम के लिहाज से आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे प्री क्वेश्चन में आ जाते हैं, मतलब जो प्री के क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को पूरा ओवरऑल केसेस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, यानी कि क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होती है। अब क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो सारे नियम, जो सारे रूल्स कोर्ट को फॉलो करने होते हैं, वो सारे रूल्स इसको फॉलो नहीं करने होते हैं। केवल कुछ ही रूल्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स को फॉलो करने होते हैं। ये कैसे संभव है, ये हम अभी आगे जब पूरा वीडियो पर देखेंगे अपना, मतलब पूरा जब केसेस के साथ इसको चर्चा करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि इसको क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रशासनिक और जो टैक्स संबंधी विवाद होते हैं, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित या टैक्स से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जिनको हल करने के लिए कोर्ट नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल्स को स्थापित किया जाता है, ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो जो ट्रिब्यूनल्स का प्रोविज़न है वो 42वें संशोधन अधिनियम से 1976 में ऐड किया गया था। उससे पहले ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इस संशोधन के तहत 2 नए आर्टिकल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। ये खास तौर पे आपको पता होने चाहिए क्योंकि नए ऐड किए गए थे 323A और 323B। तो ये 2 आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए हैं। दोनों ही आर्टिकल्स पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं 323A क्या कहता है। ये देखिए, लोक सेवाओं से संबंधित जो विवाद हैं उनको हल करने से संबंधित है, यानी कि जो पब्लिक सर्विस होती हैं, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको हल करने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। उनका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 323A कहता है। जबकि अगर हम आर्टिकल 323B की बात करें तो वो दूसरे मामलों से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए अधिकरण की स्थापना के बारे में हमें बताता है। 323A कहता है कि संघ या किसी राज्य या भारत सरकार के अंदर सरकार के कंट्रोल के अधीन जो पब्लिक सर्विस होती हैं, जो लोक सेवाएं होती हैं या जो पद हैं, उनके लिए जो अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनकी सेवा शर्तें यानी उनकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं, उनसे संबंधित जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके निर्णय के लिए संसद जो है वो विधि बनाकर एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का उपबंध करेगी। यानी कि इनकी स्थापना का काम किसको दिया गया है? इनके बारे में प्रोविज़न कौन कर सकता है? पार्लियामेंट करती है। वो भी कैसे करती है? विधि बनाकर करेगी। और राज्य के लिए अलग अलग से अधिकरण की स्थापना भी की जा सकती है। अगर स्टेट है तो स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए एक अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया है तो इंडिया के लिए सिर्फ एक ही ट्रिब्यूनल होगा। हर स्टेट के लिए अलग अलग भी हो सकता है। और 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्टेट हैं तो उनके लिए एक ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से ये इनसे संबंधित विवादों को हल करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 323B की। इसके अधीन विधानमंडल निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के लिए इन मतलब अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे अधिकारी नहीं है, यहाँ पे अधिकरण है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का अधिकरण है। तो यहाँ पे अधिकरण आएगा। तो अधिकरण की स्थापना का जो काम है वो किसे दिया गया है? 323B में विधानमंडल को दिया गया है। और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके डिस्प्यूट के लिए अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं? तो उनमें देखिए, सबसे पहले आता है आपका कर संबंधी विवाद। जो टैक्स से रिलेटेड विवाद होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। जो उद्योग से यानी इंडस्ट्री से संबंधित होते हैं या लेबर से संबंधित होते हैं। तीसरा, लैंड रिफॉर्म लॉस से संबंधित जो भूमि सुधार विधियां होती हैं। चौथा, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात, जो आपकी फॉरेन करेंसी होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड भी ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, जो पार्लियामेंट है और जो आपका राज्य विधानमंडल है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, उसके सदस्य जो मेंबर्स के जो निर्वाचन होते हैं उनसे संबंधित जो डिस्प्यूट होंगे उसके लिए भी बनाए जा सकते हैं। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, जो भी ज़रूरी खाने पीने की प्रोडक्ट की चीज़ें हैं उनका को क्या प्रोडक्शन होगा, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब उनका उत्पादन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण से संबंधित अगर कोई मामला आ जाता है, और किराएदारी के मामले। तो ये कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके लिए
अलग से भी ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अब इनकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनकी स्थापना होती कैसे है। तो देखिए, साल 1985 में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ही संसद ने एक एक्ट पास किया था, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, जिसके अधीन केंद्र सरकार को प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने की शक्ति दी गई है। एक राज्य के लिए एक या एक से ज़्यादा अधिकरण की स्थापना भी की जा सकती है। अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 1985 से ये एक्ट लागू हुआ, जिससे विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना उस समय की गई। 1985 का एक्ट है ये। अधिकरण की स्थापना मलिमत समिति की सिफारिश पर की गई। ये समिति का नाम हमें ध्यान रखना है, मलिमत समिति थी वो कमेटी बनाई गई थी, मलिमत कमेटी, जिसकी सिफारिश पर ही ट्रिब्यूनल्स की स्थापना जो है की गई थी। और एक्ट की आपको इन्फोर्स की डेट याद रखनी है, कब से लागू हुआ था? तो 1 नवंबर 1985 से। अब देखिए, ये अधिनियम किस पर लागू है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस किस पर लागू होता है? ये केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब पर लागू होता है, लेकिन इन पर ये लागू नहीं होता। कौन कौन है जिन पर ये लागू नहीं होता? सबसे पहला है आपका थल सेना, नौसेना, वायुसेना और संघ के अन्य सशस्त्र बल के सदस्य हैं, यानी कि जो आपकी नेवी है, आर्मी है ना, इन सब पर ये लागू नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और जो आपके संघ के दूसरे सशस्त्र बल, जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनके मेंबर्स पे ये लागू नहीं होता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर भी ये लागू नहीं होता है। संसद के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारी पर भी ये लागू नहीं होता है। अब ये तो बात थी कि किस पे लागू है, किस पर लागू नहीं है। अब इसका गठन देख लेते हैं, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं इसमें और कितने, मतलब देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है, कोई भी बड़ा कार्यालय वगैरह होगा, तो उसमें एक ही अध्यक्ष होता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसका जो चेयरपर्सन होगा, साथ ही इसमें इतने उपाध्यक्ष होंगे और न्यायिक प्रशासनिक सदस्य होंगे जितने सरकार ठीक समझे। तो उपाध्यक्ष भी होता है इसमें, और जो आपका जुडिशियल मेंबर भी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होता है। तो इनसे मिलकर इसका गठन होता है। अब सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं? जो सदस्य हैं इसके, उनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, उनको पद से हटाना, ये सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो अधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक, पहली शर्त इसकी ये है। दूसरा, 2 साल तक उपाध्यक्ष के पद को अगर उस अध्यक्ष ने धारण किया है, मतलब अध्यक्ष से पहले अगर वो उपाध्यक्ष रहा है 2 साल तक के लिए, या केंद्र सरकार का सचिव रहा है, तो सचिव के बराबर का वेतन पाने वाले किसी पद पर रहा हो, यानी कि उसे सचिव नहीं होना चाहिए, और 2 साल तक उपाध्यक्ष के पद पर नहीं होना चाहिए कि अगर उसने उसे पद को धारण किया है तो वो तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा कोई व्यक्ति। तो ये तो थी अध्यक्ष के लिए योग्यताएं। अब बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, मतलब पहले वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, 2 साल तक केंद्र सरकार का सचिव रहा हो, और 5 साल तक केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर उसने काम किया हो। तो ये 3 योग्यताएं हैं आपकी उपाध्यक्ष के लिए। अब जो जुडिशियल मेंबर होते हैं उसमें किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा? सबसे पहले उसके लिए भी वही योग्यता है कि वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो हो या पहले रह चुका हो, और दूसरा, जो केंद्रीय विधि सेवा है उसमें कम से कम 3 साल तक अपने पोस्ट पर रहा हो। जो केंद्रीय विधि सेवा होती है, जो हमारी सेंट्रल लॉ सर्विस है, उसमें कम से कम 3 साल तक वो रहा हो। अब प्रशासनिक सदस्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए क्या चाहिए नियुक्त होने के लिए? जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कम से कम 2 साल तक रहा हो और जिसके पास पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो, यानी उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकता है, अदरवाइज वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं बन सकता। अब आते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में, कौन कौन इनकी नियुक्ति करता है। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है या दूसरे मेंबर्स हैं, उन सब की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होगा, जो न्यायिक सदस्य होगा, उसकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से करेंगे, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके परामर्श से ही जुडिशियल मेंबर की नियुक्ति की जाएगी। जबकि राज्य के अधिकरण के अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए या किसी अन्य मेंबर की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाएगी।
क्योंकि स्टेट की बात है तो वहाँ पे राज्यपाल की सलाह ली जाएगी, और अगर पूरे सेंटर की बात है तो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाएगा, वो भी जुडिशियल मेंबर के लिए। जुडिशियल मेंबर के लिए परामर्श की ज़रूरत है, वरना प्रेसिडेंट ही करते हैं इनकी नियुक्ति। अब आते हैं इनके कार्यकाल की तरफ। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक होता है। 65 साल की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, जबकि जो मेंबर्स हैं वो 62 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके बाद इनके त्यागपत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि जब ये त्यागपत्र देते हैं तो किसको देंगे। तो त्यागपत्र की अगर मैं बात करूं तो अधिकरण के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनको अपना जो है वो रिज़ाइन करके दे सकते हैं, और राष्ट्रपति उन्हें पद के आदेश के द्वारा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रशिक्षण के बाद ही उनको हटा सकते हैं। क्योंकि अगर ये बात साबित हो जाती है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस बात का प्रशिक्षण करेंगे, इस बात की जांच करेंगे कि जो मेंबर को हटाया गया है उसमें अक्षमता आ गई है, यानी कि अब वो काम करने के लायक नहीं रहे हैं, वो इनकेपेबल हो गए हैं, या सिद्ध कदाचार, या उन्होंने कदाचार किया है ना, गलत आचरण किया है अपने पद पर रहते हुए, तभी उनको उनके पद से हटाया जाएगा। लेकिन उनके ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, उनकी पहले उन्हें सूचना दी जाएगी। जिस मेंबर को हटाया जा रहा है या जिसे भी हटाया जा रहा है ट्रिब्यूनल में, उसे पहले आरोपों के बारे में सूचना पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, और उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर भी दिया जाएगा, अपना बचाव करने का सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उनके खिलाफ आरोपों की जांच की प्रक्रिया नियम बना के तय करेगी, यानी कि उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं उसमें जांच की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके नियम कौन बनाएगा, इसके लिए नियम बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब इससे रिलेटेड हम केस देख लेते हैं, है ना। केस जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम इससे रिलेटेड केसेस के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला केस आता है SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है। इस मामले में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई। ये जो एक्ट जिसके बारे में हमने इतनी सारी चर्चा की है, उसी की विधि मान्यता को इस केस में चुनौती दी गई, उसे चैलेंज किया गया कि वह सरकारी सेवकों के मामलों में हाई कोर्ट की अधिकारिता को ख़त्म करके जुडिशियल रिव्यू को नष्ट करता है। क्यों चुनौती दी गई? कि हाई कोर्ट की अधिकारिता को ये एक्ट ख़त्म कर रहा है और एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू को नष्ट कर रहा है ना, जो संविधान का एक आधारभूत ढांचा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को वैध ठहराया और कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, उसे अनुच्छेद 32 में और 136 के अधीन सुरक्षित रखा गया है। तो इस केस में कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया, इस बात को, जैसे इसको चैलेंज किया गया था, किस आधार पर, जो आपका जुडिशियल रिव्यू है उसके आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है उड़ीसा राज्य बनाम भगवान सारंगी का केस, 1995 का केस है। और इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जो दोनों ही आर्टिकल हैं 323A और 323B, इनके अधीन जो स्थापित प्रशासनिक अधिकरण है वो हाईकोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं इन दोनों आर्टिकल के तहत वो हाईकोर्ट के जजमेंट को मानेंगे, उसके लिए वो बाध्य हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे उनका एक पूरा ओवरऑल करके आपको केसेस के साथ बताया है। साथ ही वो एक्ट जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में मतलब पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है, उस एक्ट को मैंने पूरा आपके सामने, जो भी उसमें शर्तें हैं या कार्यकाल हैं या कब तक मेंबर या अध्यक्ष अपने पद पे रह सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।